चलिए तो आइए हम लोग ये डे 8 का ही पार्ट 2 में चलते हैं ना, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है इस वजह से। चलिए तो 57 नंबर सवाल से आज स्टार्ट करेंगे। 57 नंबर सवाल है, सेट नंबर चौथा ही आपको मिल जाएगा सवाल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे सेट 4 आप जो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का सेट 4 आप सर्च मारिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सवाल देखते हैं, 57 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए 57 नंबर सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा ABC त्रिभुज है तो आप जान रहे हैं कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे जिसकी भुजाएं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बना ले सकते हैं। तो ABC हमने लिख दिया, ABC ये 3, 4 और 5 कर दिया, ठीक है। कहता है P त्रिभुज ABC के भीतर कोई बिंदु है, P कहीं पे एक बिंदु है। कहता है तथा XYZ क्रमशः भुजा AB पर X और BC पर Y और AC पर डाले गए लंब की लंबाई है Z। ये लंबाई है, लंब है, ठीक है, ये लंब है। और हमसे पूछा गया कि XYZ के गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। XYZ का ये जो गुणनफल होगा उसका अधिकतम मान क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। चलिए तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए, हमसे XYZ का मान पूछा नहीं है, अधिकतम मान मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो देखिए अभी जो चीज़ इस्तेमाल होगा ना वो थोड़ा अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा। अलजेब्रा अगर मैक्सिमम मिनिमम आप लोग पढ़ेंगे तो एक चीज़ पाएंगे। देखिए अगर जो पॉसिबल हो पाता है वहीं पे है ना, जो मैक्सिमम हो पाता है तो मैक्सिमम पूछा जाता है, मिनिमम तो मिनिमम। तो अगर योग दिया रहता है तो हमसे मैक्सिमम पूछा जाता है गुणनफल का, और गुणनफल दिया रहता है तो वो मिनिमम पूछा जाता है योग का अलजेब्रा में, ठीक है। जैसे A + B + C का अगर योग दिया है 12, ठीक है, तो ABC का गुणनफल जब भी पूछा जाएगा तो मिनिमम नहीं पूछा जाएगा, है ना, मैक्सिमम ही पूछा जाता है। तो मैक्सिमम क्या होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं ना, कभी आप 12 बना लीजिए, 0, 0, 12, ठीक है। इसको गुना करने पर तो 0 आ जाएगा। आपको आदमी 12 ऐसे बना सकता है, 1, 2 और जो बचा 9, 3, 12, तो आप इसको भी गुना कर सकते हैं। देखिएगा 9 दूनी 18 आएगा। कोई आदमी क्या किया, 2 बनाया, 2, 2, 4 हो गया और 8, तो देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32 ज़्यादा आ गया। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ तरीका है कि आप इस पार्ट को बराबर बराबर भागों में रखें। मतलब ये बराबर होगा, ये x है तो ये भी x और ये भी x, तो सबको अगर बराबर बराबर कर देंगे और 12 तो x का मान ये 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा 4, यानी बराबर बराबर भागों में बांटना होगा, ठीक है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर सेम परिमाप हो, एक आयत का और एक वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है आयत के क्षेत्रफल से, है ना, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर बराबर है, इसमें सभी बराबर नहीं है। परिमाप सेम होने के बावजूद भी इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा सब 4, 4 ले लिए ना, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, 4 × 16 = 64, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम मान 64 होगा। तो इक्वल रखना पड़ता है। चलिए एक बात हमने अलजेब्रा वाली सीख ली कि यही इसमें लॉजिक है। अब देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC का तो अगर एरिया की बात करें तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि 1/2 होगा, आधार 3 है, और अगर आधार 4 है तो ऊंचाई 3 है, चूँकि वो तो कर्ण है भाई। तो ये कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। इसी चीज़ को अगर हम लोग क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, आप देखिए इसको हमने ऐसे करके ऐसे मिला दिया, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया, तो एक त्रिभुज ये बना जिसकी आधार 3, तो ये लंब है तो ऊंचाई ये, यानी हम कह सकते हैं 1/2 गुने आधार 3 गुने ऊंचाई x। दूसरा अगर हम लोग ऐसे अगर इसको मिला दें, अरे इस पार्ट का निकल गया ना, तो इस पार्ट का अगर निकाल दें क्या हो जाएगा, जिसकी आधार 4 है और ऊंचाई y, तो 1/2 आधार 4 और ऊंचाई y प्लस 1/2 और आधार, अगर इस पार्ट की बात किया जाए तो आधार 5 है, आधार 5 है और ऊंचाई y है, और ये टोटल 6 था, है ना।
1/2 कॉमन आएगा और 2 इधर जाके गुना होगा तो इधर 12 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3x + 4y + 5y, ये रिलेशन आया है ना भाई। अगर मैक्सिमम मान हमको 3x + 4y और 5z है ना, ये z था यहाँ पे, सॉरी ये z है। अगर z का पूछा जाता, ठीक है, अगर इसका मैक्सिमम मान पूछा जाता, किसका 3x का, 4y का और 5z का, तो बेशक हम ये 3 पार्ट में बराबर बराबर बांट लेते। तो 12 को बांटने के लिए क्या लिखते जी 4 4 4, तो हम तुरंत कहते 4 × 16 = 64 इसका मैक्सिमम मान होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है x y z का, तो समस्या का समाधान यहीं पे है। आप जानते हैं कि भाई अगर हम इसका भी मैक्सिमम पूछा जाएगा तब भी हम x का मान मैक्सिमम ही लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों का रिलेशन गुना का है। तो गुना में मान लीजिए 3 के साथ क्या गुना करेंगे जो पूरे टर्म का मैक्सिमम आए, तो आप कहेंगे कि x भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। जितना ये मैक्सिमम होगा उतना ही मैक्सिमम, मतलब जितना x अगर मैक्सिमम होगा उतना इस टर्म का मैक्सिमम मान निकलेगा। तो अगर हम इस टर्म का भी अगर मैक्सिमम मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस टर्म का भी मैक्सिमम मान निकालते हैं तो यहाँ पे x मैक्सिमम क्या लेना पड़ेगा इस पे भी डिपेंड करता है। अरे भाई समझ रहे हैं, यानी अगर इस टर्म का मैक्सिमम मान ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, अर्थात ये हो गया कि हम x का भी मैक्सिमम मान ही निकाल रहे होंगे, तभी आप इसका भी मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। यानी अगर आप मैक्सिमम मान निकाल रहे हैं तो इस टर्म को भी आप 4 ले रहे हैं, इस टर्म को भी 4 ले रहे हैं और इस टर्म को भी 4 ले रहे हैं। यानी मैं कहूँ तो कि 3x को भी 4 ले रहे हैं आप, 4y को भी 4 ले रहे हैं आप, और 5z को भी आप 4 ले रहे हैं, है ना, बराबर बराबर। तो इस तरह से आपका x का मान क्या आप आ रहा है 4/3 और y का मान क्या आ जा रहा है 4/4, मतलब 1, और z का मान क्या आ जा रहा है 4/5। तो जाहिर बात है आप इस टर्म का भी मैक्सिमम मान निकाल रहे होंगे, तो x का मैक्सिमम मान ही आपने लिया था और x का मैक्सिमम मान इस तरह क्या आ रहा है 4/3 और ये क्या आ रहा है 4/4। तो 4/3 आएगा तभी तो ये टर्म 4 आ पाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मान 4/3 y का हो गया मैक्सिमम मान x y z का। अब ये गुणनफल हम लोग जानते हैं, अगर गुना कर रहे हैं तो x y z का मैक्सिमम मान ही लेना होगा, ठीक है। यानी ये टर्म इक्वल इक्वल लिया जाएगा, लेकिन इस टर्म को इक्वल इक्वल अगर लेंगे तो ये टर्म हमारा x y जो z आएगा ये इक्वल इक्वल नहीं आएगा, ये तो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग x का मान कितना आ गया इस तरह 4/3, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, यही इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 4/3, ये हो गया 1 और ये हो गया 4/5, ठीक है, ये 4/5। तो 4 × 16/15 हमारा उत्तर हो जाएगा, यही इसका मैक्सिमम मान होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है, एक बार ध्यान से सवाल सुनिएगा, सवाल बेहद आसान है, कुछ आंकड़े उल्टे सीधे इसमें जोड़ दिए गए हैं जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कहता है अपनी मुर्गी पालने के लिए 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुजाकार भूखंड है त्रिभुजाकार 1000 रुपये प्रति मीटर का स्क्वायर की दर से खरीदा गया। उसने रस्सी के एक टुकड़े से भूखंड के 2 भुजाओं को नापा, ठीक है, भूखंड के 2 भुजाओं को नापा और जिनकी लंबाई क्या थी, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 50 थी तथा दूसरी भुजा 10 थी, तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो हम क्या करते हैं 10 हमने इसको ले लिया, 10 मीटर इसको ले लिया, 50 मीटर और ABC एक भूखंड मान लिया, ठीक है। टोटल का क्षेत्रफल कितना है, इसका टोटल का एरिया कितना है 150 मीटर का स्क्वायर। तीसरी भुजा हमसे पूछा गया है तो आपको बताना है तीसरी भुजा की सटीक लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बेहद ही आसान बना सकते हैं, तरीके से बना सकते हैं। ये जो एक लाइन दिया गया था ना कि 1000 रुपये मीटर के स्क्वायर से खरीदा है प्रति मीटर के स्क्वायर से, इसका कोई लेना देना सवाल से नहीं अगर तीसरी भुजा पूछा गया है तो। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लंब डालते हैं, यहाँ पे एक लंब डालते हैं और इसकी मान लीजिए AD, तो AD की लेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2
आधार 50 है, आधार टोटल 50 है, एडी ऊंचाई है इसकी, तो एडी ज्ञात हो जाएगा चूंकि क्षेत्रफल दिया हुआ 150, तो कितना हो गया 3 बार में और 2 इधर से गुना हो गया, एडी कितना हो गया 6, ये 6 हो गया। अगर ये 6 हो गया और ये 90 डिग्री, तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, अगर कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण 6 होता है, अगर ये 10 है, कर्ण 10 है और ये 6 है, तो 5 3 4 का ट्रिपलेट आता है ना, तो 10 6 और ये कितना हो गई 8। बताइए टोटल 50 है, 8 इधर हो गया, तो इधर कितना हो गया 42, और ये 90 डिग्री, आप इसकी लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। AC विकर्ण है ना भाई, तो AC विकर्ण कैसे निकालना है, 42 का स्क्वायर करना है प्लस 6 का स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 8 कम है 8 64 25 8 17 है ना, 25 में 8 जाएगा तो 17, इसका स्क्वायर हो गया और इसका हो गया 36। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 1800 आएगा, 1800 मतलब जी 900 का 30 हो गया और 2 बचा तो √2 हो गया है ना, यानी इसकी लेंथ कितना हो गई 30 √2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सवाल आसान है, लेकिन आप बनाने जानेंगे तब आसान है, नहीं तो आप फंस गए अगर इसके लैंग्वेज में तो फिर नहीं बनेगा। आप लोग एक बार बना के खुद से देखिएगा सेट से, इसके बाद फिर आप लोग वीडियो को देखिए। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। – 59 नंबर सवाल है। सवाल एक बार कहते हैं सामने दी गई आकृति, पहले आकृति हम लोग बनाते हैं। कहता है सामने दी गई आकृति ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB और AC बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC बराबर है ना। और क्या दिया गया, कहता है PD 4 है। देखिए ये सवाल बहुत मजेदार है ना। PD, ये PD इसकी लेंथ कितनी है 4 और P की लेंथ है 6। ये 2 तरीका बताएंगे हम इसमें, ठीक है। शुरुआत में एक तरीका आप लोग सीखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबा होगा, सीखने के लिए थोड़ा वक्त देना ही पड़ता है। फिर थोड़ा सा और आसान तरीका 2 नंबर पे बताएंगे, ठीक है। रूल 2 बताएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और प्रूफ कर देंगे आप, अगर आप लोग एक बार थ्योरी को समझ लेंगे आप विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं, ठीक है, सवाल को। तो इसकी लेंथ 4 है और ये C है। एक शर्त और भी दिया गया है, क्या दिया गया है, और सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है BC, ये जो BC दिया गया है, BC ट्वाइस ऑफ P, यानी दुगुना है P का, तो P 6 है, इसका मतलब ये कितना है 12 होगा। और एक शर्त क्या दिया गया है कि जो DP है ना वो पैरेलल होगा AC का। ये जो DP है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन की पैरेलल होगी, ठीक। और जो PE है, ये वाली लाइन जो है, ये जो AB की पैरेलल है ना, समांतर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, थ्योरी देखते हैं एक बार हम लोग। चाहे तो बना ही देते हैं एक रूल से, दूसरे रूल में फिर से थ्योरी देख लेंगे। आपको देखिए, अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भुजा बराबर है, चलिए AB को हम लोग क्या करते हैं, ये जो बराबर वाली भुजा है ना, इसकी लेंथ को हमने A समझ लिया और इसकी लेंथ को भी A समझ लिया, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना बटे पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, इतना बटे इतना। अरे BD, सबसे पहले आप बताइए, अगर एक त्रिभुज में 2 लाइन पैरेलल है तो क्या समरूप त्रिभुज होता है कि नहीं होता है? इतना क्यों कर सकते हैं ये भी जानना चाहिए, है ना। अगर एक लाइन पैरेलल है तो आप जानते हैं ये त्रिभुज, छोटी वाली त्रिभुज और बड़ी वाली त्रिभुज समरूप हो जाती है ना। समरूप हो जाती कैसे जी, क्योंकि ये 2 अगर पैरेलल लाइन को जब तीसरी रेखा काटती तो ये संगत कोण बराबर हो जाता है, ये 2 कोण परस्पर बराबर हो गया, ठीक है। तीसरा कॉमन है इस त्रिभुज के लिए भी, बड़े त्रिभुज के लिए। अब तीनों कोण बराबर हो तो समरूप त्रिभुज आता है। और हम लोग जानते हैं इसमें ऐसे लिख सकते हैं AD बटे DB, चाहे AD बटे AB, हम लोग जानते हैं AE बटे AC बड़ा वाला। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटे DE, AD बटे D छोटा वाला, एक तरफ इधर से लिए एक तरफ इधर से, तो बड़े वाला में AB बटे BC ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इस तरह का चीज़ आप लोग को पता होगा, और नहीं तो आप लोग को समरूपता पढ़ना होगा, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इतना हम लोग देख लिए।
तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि अगर ये लेंथ हमको पता नहीं है, ये टोटल 12 है ना, टोटल 12 है। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको x समझ लें, अगर इसको x समझ लें तो आप कहेंगे कि ये 12 माइनस x होगा। चलिए हम लोग ले रहे हैं BP, आप लोग देखिए कैसे ले रहे हैं इसको, BP बटे PD, और पूरा जब लेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, पूरा लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, 12 क्या लिख ही देते हैं, BC बटे CA, ऐसा ले सकते हैं। अर्थात जब हम लोग PB BP लिए तो x हो गया, और PD लिए तो 4 हो गया, और C पूरा BC लिए तो 12 हो गया, और CA लिए तो क्या हो गया, CA लिए तो भुजा की लेंथ A हो गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग x गुने A बराबर 12 गुने 4 लिखे। 48 हम नहीं लिख रहे हैं अभी, क्योंकि हमको एक इसी में थ्योरी ऐड कर देंगे, अलग से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या लॉजिक आएगा वो उसको पकड़ेंगे। इसी तरह से इस ओर से लिए त्रिभुज, ये छोटा वाला और बड़ा वाला। अब की बार इस ओर से लेते हैं, ये वाला और ये लाइन समरूप है ना, यहाँ से इधर चलते इतना बटे इतना, ठीक है, और इतना बटे इतना। इस बार लिखते हैं इस त्रिभुज में PC बटे BP, और नहीं तो फिर दूसरा रूल देख लीजिएगा, हम दोनों तरीका बता देंगे। PC बटे पूरा ले रहे हैं ना, छोटा ले रहे हैं तो अच्छा ये ले रहे हैं PC बटे P। एक बार इधर से लिए, एक ऐसे लिए, फिर बड़ा लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, है ना, बटे क्या है P। और पूरा जब बड़ा ले रहे हैं CB चाहे BC लिखिए, इतना बड़ा ले रहे हैं तो इधर AB लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या लिखें, 12 माइनस x, ठीक है, 12 माइनस x लिख दिए, और इधर 6 लिख दिया हमने। ठीक, और इधर क्या लिखा, चाहे काम करते ना, ये जो हमने x लिखा है ना, इसको नाम ही रहने देते, BP को BP ही रहने देते, क्या दिक्कत है, x को BP ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि एक फॉर्म आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो हमने ये BP को BP ही रहने देते, PC को PC ही रहने देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और BC हमारा टोटल की बात करें तो 12 है, और इधर बात करें तो A है, तो ये क्या हो गया, PC इंटू A बराबर 12 गुने 6, समीकरण 2। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आप देखिए A कॉमन आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे BP और PC, BP और PC जोड़ेंगे तो टोटल फिर से 12 के करीब 12 आ जाएगा, है ना। अरे वो भी लेते हैं, x लेते हैं, 12 माइनस x लेते हैं, तो ये दोनों फिर जोड़ते तो x कट जाता ना, तो फिर तो 12 ही आ जाता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कॉमन आ गया, ये दोनों जोड़े तो अच्छा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 12 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 6 गुने, अच्छा 6 प्लस 4, यहाँ पे 4 था और वहाँ पे 6 था, 12 कट गया, तो ये बराबर आप क्या पाए, 4 बटे 6। तो पूरे कैलकुलेशन में आपने एक चीज़ देखा होगा, ये 12 और ये 12 कॉमन आके इन दोनों के जोड़ने से 12 जो आया था उससे कट गया, और हमारा यही बचा। यानी ये जो भुजा होती है ना, ये भुजा जो होती है समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर वाली भुजा होती है ना, इन दोनों का सम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम होता है, यानी यहाँ पे भुजा AB बराबर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। अभी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है, कि ये जो भुजा AB बराबर जो AC है, ये दोनों तो बराबर है, ये ऑलवेज क्या होगा, PD प्लस ये PD और P के सम के बराबर होगा। एक तरीका तो ये चीज़ हो गया। अब डायरेक्ट इस सवाल को बना भी सकते थे, अगर हमको ये पता चल गया कि 10 है, 6 4 कितना हो गया 10, अगर ये 10 पता चल जाए तो क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। एक बार देखिए सवाल को। इसके बाद दूसरा तरीका हम लोग बता देते हैं जो बहुत आसान होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये पिक्चर का पता चल गया कि 10 है ये भुजा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है और ये 12 है, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 6 होगा और यहाँ से भी इधर 6 होगा, और ट्रिपलेट लगाएंगे 10 6 तो ये टोटल 8 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये टोटल 12 है और ऊंचाई इसकी 8 हो गई, तो कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरा तरीका प्रूफ करने का है ना, दूसरा तरीका। ये चीज़ डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते थे, चलिए त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ABC,
त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, यहाँ पे कोई बिंदु है पी और यहाँ से एक ऐसा डाला गया कि ये इसके पैरेलल है डी पी, ए बी पैरेलल है, और एक ऐसा डाला गया कि ये बी ए इसके पैरेलल है। अच्छा एक बात बताइए, ये आसान तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी यहाँ पे ए बी बराबर अगर ए सी है तो इसके सामने, इस भुजा के सामने अगर कोण थीटा है तो बताइए आप कहेंगे कि ये भी थीटा होगा? बिल्कुल कहेंगे। अच्छा बताइए अगर ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये कोण का संगत कोण क्या बनेगा? बोला इस लाइन जैसे ये बना है वैसे यहाँ पे आप इसको रख दीजिएगा तो सामने जो बनेगा वो भी संगत कोण होगा, बराबर होगा। और ये वाला लाइन अभी जो हमने डाला था, ठीक है, ये वाला लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इस कोण का संगत क्या बनेगा? कहेगा कि आप ये बनेगा संगत। भाई ये जिस तरह ये कॉर्नर आ रहा है उस तरह ये कॉर्नर आ रहा है, संगत कोण हो गया, थीटा थीटा बराबर हो गया। अच्छा बताइए ये लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है इसका, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। आप कोण भी देखिए कि इसका बाह्य कोण थीटा थीटा 2 थीटा होता है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अरे ये थीटा थीटा हो गया तो 2 थीटा हो गया बाह्य कोण। सामने आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। अब पैरेललोग्राम में अगर ये बराबर होता है, थोड़ी देर के लिए सवाल में मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है, मान लीजिए ये इसकी लेंथ x है और इसकी लेंथ y है, तो आप पैरेललोग्राम में y के सामने इसकी लेंथ भी y होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भी लेंथ क्या होगी? x होगी। क्लियर है? अब बताइए इसके सामने थीटा अगर y है, अरे थीटा y है तो थीटा के सामने इस त्रिभुज में, भाई इस त्रिभुज में अगर ये y है थीटा के सामने, तो थीटा के सामने ये भी y होगा। अब पूरा लेंथ देखिए AC क्या हो जाएगा? AC। और यहाँ पे भी देखिए ये थीटा के सामने x है तो यहाँ भी x होगा। तो बताइए AB बराबर AC जो था वो आ गया ना? AB बराबर AC नहीं था भाई? अरे AB बराबर AC था, ये तो बराबर है क्योंकि x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, और ये क्या निकला? x प्लस वाई। अरे x प्लस वाई क्या था? यही था dp प्लस, अरे dp x था और ये p, यही हमारा AB बराबर AC के बराबर आएगा। फिर से सवाल समझिए, सवाल में क्या दिया गया था? बोला P कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, पॉइंट आप इधर आएगा, ये एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, लेकिन होगा फाइनली वही। ये 4 था, ये 5 था, ये इसके पैरेलल होना चाहिए और ये वाला इसके पैरेलल होना चाहिए, और ये समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाली भुजा अगर मान लीजिए 4 है और ये 6 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 10, और ये 10, और ये टोटल 12 दी थी, तो आप फटाफट बना सकते थे सवाल को। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हमने सवाल बना भी दिया था, इसको 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। सेट नंबर 4 का 60 नंबर सवाल देखते हैं। साठ नंबर कहता है सामने दी गई आकृति, तो सबसे पहले तो आकृति बनाना होगा। कहता है ABC, कहता है आकृति त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं के समांतर 3 रेखाएं खींची गई। पहला ऐसे समांतर, ठीक है, और जो कि P पे मिलती है। ठीक है, P पे मिलती है समांतर, इसके समांतर अगर खींचेंगे इस लाइन के समांतर तो ऐसे आएगा, और ये रेखा ऐसे इसके समांतर। ठीक है, ये मिलती है P पे, यहाँ पे हमने P लिख दिया, और इसका नाम दे देते हैं जैसा दिया गया है DEF GHI। और हमसे कहा गया कि तीनों का क्षेत्रफल भी दिया गया है। सबसे पहले दिया गया PED, इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद दिया गया PFG, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एक दिया गया है लास्ट में PHI, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हमसे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए बहुत सवाल आसान है ये बनाना। आपको सबसे पहले क्या समझना होगा इस सवाल में कि ये तीनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप त्रिभुज है? भाई अगर ये लाइन पैरेलल है तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना, और ये भी लाइन इससे पैरेलल है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। देखिए अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा,
ठीक है, और ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा, और ये अल्फ़ा होगा तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, दो कोण अगर है तो तीसरा बराबर होगा ही, अगर ये बीटा है तो तीनों में बराबर होगा, दो कोण बराबर तीसरा बराबर होना ही है। और अगर तीनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजा का अनुपात क्या होता है। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ से लिख देते हैं, मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं एफ जी पी समरूप त्रिभुज, ये वाला क्या था ई क्यू डी, ठीक है, समरूप त्रिभुज, ये पी एच आई समरूप त्रिभुज है। तो भुजा का अनुपात क्या होगा, ठीक है, अगर ये 16 है, इसको हमने पहले लिखा है, ठीक है, 16 है, 9 है और ये 49 है, तो ये तो क्षेत्रफल का स्क्वायर है, रूट लगा देंगे, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। मतलब कि रेशियो है, तो ये 4x अगर इसका लेंथ होगा तो ये 3x होगा, तो इसका 7x होगा, ये 7, ये क्या हो जाएगा, ये 4x होगा, ये 7x होगा और ये 3x हो जाएगा। अच्छा, ये पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना भाई, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 4x होगा और ये भी 3x होगा, इसके सामने वाली भुजा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14x। क्लियर है। अब किसी एक का क्षेत्रफल पकड़ लीजिए आप लोग, किसी एक का, अगर मेरे को इच्छा कर रहा है तो इसी को पकड़ रहे हैं कि अगर 4x भुजा का अनुपात, सब तो समरूप है, भुजा का इसका कितना है, भुजा 4x, और पूरा त्रिभुज पकड़ ले रहे हैं ना, पूरा त्रिभुज ABC, भाई ये है संगत भुजा, शीर्ष के सामने कितना है ये। अच्छा, बड़ा वाला भी समरूप है, बड़ा वाला में थीटा है, अल्फा है, तो यहाँ भी बीटा हो जाएगा, है ना, तो बड़ा वाला भी समरूप है। अरे ये छोटा वाला के साथ पूरा बड़ा वाला भी समरूप है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, इसके सामने 4x हम लोग ले रहे हैं, तो पूरे बड़े के सामने कितना लेना पड़ेगा, 14x भुजा का अनुपात। तो इसका आप लोग कहेंगे कि अगर हम लोग इसको 2 से काटें तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 7। तो ये भुजा का अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर 4 और 7 कितना हो जाएगा, 49, और इसका क्षेत्रफल कितना था, 16, तो हमने इसको 16 लिया, तो इसका क्या होगा भाई, 4 अगर 16 है तो ये कितना होगा, 4, तो कितना, 9 चक्कर 36, हाथ में 3, 4 चक्कर 16 और 3 कितना होगा, 96, 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर पूरे बड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बहुत आसान है, ऑरली भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि देखिए ये क्षेत्रफल है, इस पे रूट लगा दीजिए, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये हो गया 4 और ये 3, टोटल हो गया 14, टोटल हो गया 14, ठीक है, आप इससे भी ले सकते हैं, और इस त्रिभुज को लेंगे तो इसका हो गया 7, ठीक है, इसकी भुजा ये 7 और टोटल की 14, और ये बड़े वाले के साथ ये वाला छोटा समरूप है। अगर हम लोग भुजा के अनुपात किया जाए तो 1:3 और क्षेत्रफल का अनुपात किया जाए तो 1:4, तो भाई इसका क्षेत्रफल से पूरे बड़े वाला का क्षेत्रफल 4 गुना है। अब इसका क्षेत्रफल था 49, तो पूरे बड़े वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना कर दीजिए, तो कितना, 9 चक 36, हाथ में 3, 4 चक 16 और 3 96, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। हमने शुरुआत में इसको लिया और पूरा बड़े वाला का लिया, दोबारा हमने जब लिया तो इसको लिया और पूरे बड़े वाले का लिया, तो समरूप त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोग देखिए, आराम से देखिए, सवाल पहले आप लोग खुद से प्रयास करिए, फिर आप लोग यहाँ से हिंट लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब तो चलिए, एक इस तरह का सवाल, एक वीडियो और इसका पार्ट 2 था ये ना, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोग एक वीडियो और देखेंगे, ठीक है, और ये सेट तब कंप्लीट होगा। मतलब ये सेट को हमने 3 वीडियो में बना दिया, इसका एक सवाल पिछले वीडियो में था, ठीक है। तो इसमें अभी भी कितने सवाल, 1 2 3 4 5 सवाल बचे हैं, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं एक वीडियो में, अगली बार का एक वीडियो में पूरा सवाल आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।